नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मशहूर पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले को देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री अलंकरण 2021 के लिए चयनित किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, जिस पर भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें राधेश्याम बारले को पद्मश्री दिए जाने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि डॉक्टर बारले ने अपनी कला साधना से छत्तीसगढ़ और देश को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर बारले लोक कला पंथी नृत्य के ख्यात नर्तक हैं। पंथी नृत्य के माध्यम से उन्होंने बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को देश दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। डॉक्टर बारले का जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम फुला में 9 अक्टूबर 1966 को हुआ। इन्होंने MBBS के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डिप्लोमा किया। डॉक्टर बारले को उनकी कला साधना के लिए कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों के बस्तर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत चित्रकूट विधानसभा के बड़े किलेपाल से करने जा रहे हैं। बस्तनार ब्लॉक के बड़े किलेपाल में आयोजित आम सभा स्थल पर 150 करोड़ 46 लाख के 50 कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास उन्होंने वहां किया, जिसमें 38 करोड़ 52 लाख रुपए के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और 111 करोड़ 93 लाख रुपए के 41 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान की। आज 150 करोड़ रुपए के जहां लोकार्पण और भूमि पूजन का वो काम हुआ, वहीं ग्राम कुकानार विकासखंड बस्तर में मिनी स्टेडियम की घोषणा करता हूं। बड़े किलेपाल में नवीन हाई स्कूल भवन की स्वीकृति। बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की सियासत धान खरीदी और किसान के इर्द गिर्द ही रही है, लेकिन अब इस लड़ाई में RSS की एंट्री हो गई है। दरअसल बस्तर से कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने RSS को नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक संगठन करार दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संघ पर तीखा हमला किया। RSS ऐसा संघ है जो माओवाद से सबसे ज़्यादा खतरनाक एक RSS है। तो कहीं न कहीं RSS और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहाँ के आदिवासियों को बरगला रहे हैं। ये है बस्तर से कांग्रेस सांसद दीपक बैज, जिनके मुताबिक देश को नक्सलियों से ज्यादा खतरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। दीपक बैज ने ये बयान किस आधार पर दिया, इस पर आगे बढ़े उससे पहले आपको कांग्रेस सांसद का एक और बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने जीरम कांड को सुपारी किलिंग करार देते हुए इसका जिम्मेदार भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ठहराया। आप खुद ही सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम तो कहते हैं ये सुपारी किलिंग है और डायरेक्ट कहेंगे मुख्यमंत्री यहाँ के मंत्रियों का हाथ है, उसके चलते और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का हत्याएं हुई। बहरहाल वापस RSS के मुद्दे पर लौटते हैं। दीपक बैज ने कहा कि पुल, सड़क और कैंप खोले जाने के विरोध के पीछे बीजेपी और RSS का हाथ है। बीजेपी की कई शाखाएं हैं, जिसमें से एक RSS की शाखा है जो नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस सांसद के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संघ पर तंज कसते हुए कहा कि RSS कार्यकर्ता नागपुर के बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। उनका ये बयान RSS के नेतृत्व परिवर्तन के बाद आया, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल को RSS का इतिहास नहीं पता, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ के RSS के लोग बंधुआ मजदूर हो गए। जैसे नक्सली वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसके कमांडर लोग रहते हैं, बड़े नेता। यहाँ के लोग केवल बंदूक चलाते हैं। उसी प्रकार के RSS में भी आप देखेंगे उसके सारे लोग सब नागपुर के बचत यहाँ केवल अफवाह फैलाने के मशीन की तरह काम करेंगे। संघ से निकले हुए लोग आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल जी ने किया। आज जो हालत हुई है, कांग्रेस जिस प्रकार पूरे देश में सिकुड़ के समाप्ति की ओर हो रहा है, ये ऐसी भूपेश जैसे और उनके सांसदों की विचारधारा है
इनकी छोटी मानसिकता है जो राष्ट्र को नहीं समझते। बहरहाल ऐसे वक्त में जब बीजेपी धान खरीदी और किसानों को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है, तब कांग्रेस का संघ पर निशाना साधना इसलिए भी अहम हो जाता है कि आरएसएस हमेशा से बीजेपी के लिए संकट मोचक का काम करती रही है और 2018 में संघ की नाराजगी भी बीजेपी की हार की वजह की बड़ी वजह रही है। कांग्रेस भी जानती है कि अगले चुनाव तक बीजेपी के लिए माहौल बदलने में संघ काफी मदद कर सकता है, खासकर जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब संघ के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोधघाट परियोजना के विरोध को लेकर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि बोधघाट परियोजना शुरू करने से पहले उनसे राय ली गई थी, तब उन्होंने विरोध की जो वजह बताई थी उसे ध्यान में रखते हुए ही इस सिंचाई परियोजना में परिवर्तन किया गया। अब विरोध का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद नेताम अपना जीवन जी चुके हैं और जितनी कमाई करनी थी वो भी कर चुके हैं। उनके परिवार में किसी भी आदिवासी के मुकाबले ज्यादा संपदा है। सीएम ने कहा कि वो चाहते हैं कि बस्तर के दूसरे आदिवासी भी अरविंद नेताम की तरह ही संपन्न हों। दरअसल कांग्रेस के ही स्थानीय नेताओं में बोधघाट परियोजना को लेकर संशय का माहौल है, जबकि राज्य सरकार इस परियोजना को हर हाल में पूरा करना चाहती है। पिछले कुछ समय से अरविंद नेताम बोधघाट परियोजना और बेलाडीला खदान नंबर 13 को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध के चलते ही मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर की। जो लोग भी विरोध करना चाहते हैं, मैं बस्तर के हर आदिवासी को आर्थिक स्थिति अरविंद नेताम जैसी हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। दीपक बैद जैसे उसकी आर्थिक स्थिति हो जाए, राजमन बेंजाम जैसे आर्थिक स्थिति सब आदिवासी को हो जाए। तो उस स्थिति में लाने के लिए यहाँ के आदिवासियों के खेतों में पानी पहुँचाना होगा। यदि उनके पास कोई अलग सी योजना हो तो बता दें। मैंने नेताम जी से पहले ही पूछा था कि आपने उस समय विरोध क्यों किया था, तो उन्होंने कहा ये हाइड्रल प्रोजेक्ट था, ये सिंचाई के लिए नहीं था। तो हमने ये योजना है वो सिंचाई के लिए बनाई। तो बोधघाट परियोजना जिसको लेकर अब लगातार बयानबाजी चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर खुलकर अपने ही नेता पर कहा है कि जब उनसे बातचीत हुई थी तब उन्होंने जो संशय की स्थिति बताई थी, उसके बाद उस संशय को खत्म करके हम आगे बढ़े हैं। ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से अजय साहू जी जुड़ रहे हैं। साहू साहब, स्वागत है आपका। और केदार गुप्ता जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं अजय साहू जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि जितनी संपत्ति अर्जित कर ली है उतनी संपत्ति बाकी आदिवासियों के पास भी हो। अरविंद नेताम ने जितनी कमाई करनी थी कर चुके हैं, पहले उनसे पूछ लिया था। इस बयान को क्या साफ तौर पर समझे कि अरविंद नेताम को ये चुनौती है मुख्यमंत्री की, सीधे शब्दों में? देखिए, बोधघाट परियोजना जो है वो बस्तर के विकास में अपने आप में मील का पत्थर साबित होगी। बस्तर जहां एक और नक्सलवाद से लड़ रहा है, वहीं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा है कि बस्तर का एक एक आदिवासी रोजगार मूलक साधनों के साथ साथ की खेती किसानी और दूसरे चीजों के साथ समृद्ध हो। तो वो उन्होंने जो परिकल्पना बस्तर को लेकर के की है वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अरविंद नेताम जी बस्तर क्षेत्र के बड़े नेता हैं और मैं केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बहुत सारे पदों पर रहे हैं। उन्हें उनकी जो इस परियोजना को लेकर जो उनकी जो आपत्तियां थी उस पर भी बातें हो गई हैं, लेकिन बस्तर के लोगों को लेकर के राजनीति बहुत समय से होती रही है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर इकलौते और प्रथम व्यक्ति हैं भूपेश बघेल जी, जो बस्तर को लेकर के वो एक रोड मैप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नक्सलवादियों को समाप्त करना नहीं है, भूपेश बघेल जी की मंशा है कि जो नक्सलवाद जो विचारधारा है, हम उस विचारधारा को समाप्त अजय जी, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो जिस मुखर स्वर में मुख्यमंत्री जी ने नेताम जी के बारे में बात कही है, उस मुखर स्वर की बात कर रहा हूँ मैं। तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ माटी के लाल हैं और छत्तीसगढ़ की विकास को लेकर वो सदैव मुखर रहते हैं। और यदि उस दिशा में अगर कोई बातें आएंगी और उनको लगेगा कि अगर इसमें राजनीति होगी तो मुखर होना होगा। हम बस्तर का विकास चाहते हैं। बस्तर नहीं तो वो तो आपके पार्टी के ही नेता है ना, राजनीति करेंगे। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, बस्तर के विकास में रोड़ा अटकाने वाले किसी भी
ताकतों को हम पनपने नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी चलिए, आप व्यक्ति कम से हो, कम ये तो चाहे कहें कि वो जो हमारे ताकतें हैं, साथ रोड़ा का अटकाती है, व्यक्ति उनको हो, या हमारे पास उनके का खिलाफ आप व्यक्ति मुकर हो, रहेंगे, या हमारे सरकार विरोध का मुकर व्यक्ति हो, रहेगी। या हमारे साथ खड़ा हुआ व्यक्ति केदार हो, गुप्ता साहब, किसी के साथ भी अन्याय नहीं। अरविंद नेताम जी बहुत मुश्किल से वापस कांग्रेस में एंट्री हुई। एंट्री के बाद जब से आए हैं तब से बेला डेला खदान नंबर 13 हो या फिर बोधघाट परियोजना, वो अपना झंडा अलग ही लेकर चल रहे हैं। देखिए, एक कहावत है मराठी में, नाय नाय करते और सुट सुट घेते। तो जब ये विपक्ष में थे कांग्रेस की सरकार, तो ये सब मिलके बोधघाट परियोजना का विरोध करते थे कि इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हाथियों से कोई लाभ नहीं है। और आज ये सत्ता में आ गए, तब आज इनको बोधघाट परियोजना अच्छी लग रही है। और अपने वो नेता अरविंद नेताम जो पैसा कमा लिए 2 सालों में इनकी सरकार में, वो खराब लग रहे हैं। तो ये सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी का इशारा है कि कांग्रेस के जितने नेता हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र में हो और बस्तर क्षेत्र में रहने वाले नेता भी कहीं भी कमीशन और कमाई को नहीं छोड़ रहे हैं। और अरविंद नेताम जी इतना कमा लिया, बाकी भी कमाना चाहिए, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। तो सीधा इशारा किया है कांग्रेसी भाइयों को या बाकी लोगों को भी काम धाम करने दो, 2 पैसा कमाने दो। आपने सरकार में बहुत कमा लिया, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, ये विपक्ष में रह के जिन बातों का विरोध करते थे, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने ये ठेके बंद किए शराब के और तय किया कि सरकारी दुकानों से शराब बिकेगी, तो ये चिल्लाने लगे कि अब छत्तीसगढ़ में सरकार शराब बेचेगी। और आज ये 2 साल से वही कर रहे हैं। पहले तो एक ही काउंटर होता था सरकारी दुकान में सरकार का, अब तो 2-2 काउंटर लोगों के बीच चर्चा है। लोग कह रहे हैं सरकारी दुकानों में तो 2-2 काउंटर है शराब दुकानों में, और महंगी अलग बिक रही है। रेत माफिया की बात करते थे, रेत माफिया इनकी सरकार में सड़ चढ़कर बोल रहे हैं। तो जो कहावत मैंने कहा, नए नए करते सूट सूट घेते, तो जब इनकी बारी नहीं थी, ये विपक्ष में थे, तो यही सब बातों को आज वो सूट सूट घे रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर कांग्रेस पार्टी 2 सालों में सत्ता में आने के बाद शराब माफिया, रेत माफिया, और आज इतने बड़े नेता अरविंद नेताम जी को स्पष्ट शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देनी पड़ी कि बाकी लोग भी कमाएं। और बोधघाट योजना का उस समय विरोध करते थे और आज कहते हैं ये ठीक है। मतलब इनकी कोई सैद्धांतिक पकड़ या सैद्धांतिक विचारधारा नहीं थी कि सरकार में हम आगे क्या करेंगे। ये वही कर रहे हैं जिसका विरोध कर रहे थे, वही कामों को फिर से कर रहे हैं। तो इनके सरकार में आने का लाभ क्या हुआ? जी अजय साहू जी, एक मुख्यमंत्री का अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता के लिए एक ये बयान देना और ये कहना कि जितनी कमाई करनी थी कर ली, ये क्या साबित करता है? देखिए, माननीय अरविंद नेताम जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी सांसद रही है। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने कई सारी पार्टियों में का रुख किया और वापस, हम तो कहते हैं जिस तरीके से लोग दहाड़ते हुए कांग्रेस को छोड़कर जाते हैं, उसी तरह निमियाते हुए आते हैं। चाहे वो किसी की बात ले लीजिए, सैकड़ों उदाहरण। इसमें आपको हित क्या लगता है उनका? अरविंद नेताम आपको क्या लगता है अरविंद नेताम जी का क्या हित है इसमें? देखिए, अरविंद नेताम जी का क्या हित है, उनके जो आपत्तियां थी, उनकी जो परेशानियां थी, उसको दूर कर लिया गया है। और जो केदार जी कह रहे थे कि रमन सिंह के समय में हम इस परियोजना का विरोध करते थे, तो निश्चित तौर पर हम विरोध करते थे, लेकिन उसमें जो विसंगतियां थी उसको दूर करने के बाद में आज हम उसको पवित्र मन के साथ आगे लेकर जा रहे हैं, ताकि वो बस्तर के विकास में मील का पत्थर साबित हो। और अगर बस्तर का एक गरीब आदिवासी अगर पैसे वाला बनता है, समृद्ध बनता है, तो उसमें अगर किसी को आपत्ति है, तो हम चाहते हैं कि भाई जितना पैसा, जितनी समृद्धि आपके पास है, उतना मेरा बस्तर का एक जो आदिवासी भाई है जो गांव में रहता है, वो भी उसी तरीके से समृद्ध हो। माननीय भूपेश बघेल जी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। या कोई पुरानी तलखी है अजय जी? और उसमें क्या कोई पुराना विवाद या पुरानी तलखी है मुख्यमंत्री के बीच और नेताम जी के बीच? क्या लग रहा है आपको? देखिए, नेताम जी के बीच और भूपेश जी के बीच का कोई प्रश्न ही नहीं है। बात है बस्तर के विकास की, बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने की। हम किसी व्यक्ति केदार जी कुछ कह रहे हैं, चलिए मैं नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए केदार नहीं जा रहे हैं। केदार जी क्या कहेंगे? केदार जी के पास है क्या?
जिन लोगों ने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ को कमीशन खोरी का अड्डा बना लिया हो, उसको उन लोगों को हर चीजों में कमीशन खोरी ही नजर आती है। नहीं सर, अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जितना कमाना था कमा लिया तो जांच भी करवा दे भाई, जांच बिछवा दे। और डॉक्टर रमन सिंह तय नहीं कर पाए हैं, आरोप नहीं लगा पाए हैं। कोई मैं रोक रहा हूँ आपको, केदार गुप्ता साहब। देखिए, बहुत स्पष्ट है, अजय साहू जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अरविंद नेताम जी आपने बहुत कमा लिया, और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष है, और इतने बड़े नेता का असंतोष और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा ज्वालामुखी फटने वाला है, तो कहीं ना कहीं बस्तर तक दिखाई पड़ रहा है। अंबिकापुर भारतीय जनता पार्टी के अंदर का ज्वालामुखी देखिए, छत्तीसगढ़िया भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो आपके नेताओं को मारने के लिए ढूंढ रहा है, लोग नहीं मिल रहे हैं। आप मैं तो आपको बता रहा हूं, किसान बनने का काम कर रहे हैं केदारनाथ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अपना धान बेच लेते हैं छत्तीसगढ़ की किसानों को। अजय जी और केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और बातचीत के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री का साफ तौर पर अरविंद नेताम को लेकर ये बयान देना कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है, या इसके पीछे की कुछ कहानी और अलग है, ये भी यहाँ से एक नई पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है कि अरविंद नेताम आदिवासियों की पैरवी करते हैं। वो कहते हैं कि आदिवासी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ सकता, वहाँ क्या स्थिति है और मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, बहुत अलग अलग बातें हैं यहाँ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं और अपने राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों को दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। इस लिस्ट में कुल 119 नामों की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण के लिए 7, पद्म भूषण के लिए 10 और पद्मश्री के लिए 102 नामों का चयन किया गया है। पद्म विभूषण के नामों में एक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का भी नाम है। साथ ही पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति बाल पुरस्कार विजेताओं से बात उन्होंने की है। बहादुरी का काम करने वाले इन बालकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाबाशी दी और हमेशा अच्छे काम करने की प्रेरणा भी दी है। आपको बता दें कि इस साल 21 राज्यों के 32 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे पर आज उनका तीसरा दिन है। तमिलनाडु के करूर में राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री 3 नए कानून लाए हैं जो भारतीय कृषि को बर्बाद कर देंगे और कृषि को 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सौंप देंगे। ये कानून साफ साफ कहता है कि किसान अपनी रक्षा के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं बिलासपुर से, जहां ज्वेलरी शॉप में फायरिंग हुई है। संचालक को नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी है। तो 4 राउंड फायर किए इन बदमाशों ने। ज्वेलरी संचालक के हाथ में गोली लगी है, उसे अस्पताल रेफर किया गया है। तो तस्वीर आप देखिए, अचानक किस तरह वहां फायरिंग हुई। हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, तस्वीरें ये साफ करती हैं कि बिलासपुर में बदमाश बेखौफ होकर ज्वेलरी शॉप में घुसे, उन्होंने फायरिंग की। देखिए बिल्कुल, क्योंकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है, जहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम होने चाहिए, पुलिस की व्यवस्था जो है वो चौकस होनी चाहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी वारदात यहाँ पर अगर कहें तो बिलासपुर में घटी है। ज्वेलरी दुकान संचालक पर यहाँ पर फायरिंग हुई है, ज्वेलरी दुकान के अंदर गोली चली है। और जो जानकारी मिली है, क्योंकि इसके सीसीटीवी फुटेज भी IBC 24 के पास आया है, और उसमें ये देखा जा सकता है साफ तौर पर कि 4 नकाबपोश जो बदमाश हैं वो प्लानिंग के साथ आते हैं, अंदर घुसते हैं और जो दुकान संचालक है आलोक सोनी, उस पर बंदूक तानते हैं। इसके साथ ही वो लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर दुकान जो संचालक हैं उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की, जिस दौरान जो आरोपी बदमाश हैं, नकाबपोश है, उन्होंने फायरिंग की है। और जो जानकारी मिल रही है 4 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें 2 गोली जो है वो जो दुकान संचालक आलोक सोनी उनको लगी है, बताया जा रहा है। बाह में उनकी गोली लगी है। हालांकि घटना के बाद जो आरोपी थे वो वहां से नकाबपोश फरार हो गए हैं और दुकान संचालक को यहाँ अपोलो लाया गया है, जहां उनका अभी उपचार चल रहा है।
पुलिस भी मौके जितेंद्र, पर पहुंची बिलासपुर है। पुलिस जहां हमेशा ये कहती है कि वो चौकस है, चौकन्नी है, ये साफ करती है कि छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक राजधानी है बिलासपुर, उसमें किस तरह बदमाश सीधे घुसते हैं। क्या कोई सुराग मिला है अभी? देखिए, प्रारंभिक तौर पर अभी कोई सुराग नहीं मिला है, क्योंकि ये जो घटना हुआ है सकरी थाना क्षेत्र में घटना हुआ है, सतीश स्ट्रीट जेलर्स है। और अगर बात करें तो ये तखतपुर मुंगेली मुख्य मार्ग है, और मुख्य मार्ग में जिस तरह से ये घटना हुई है, कहीं न कहीं पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर निश्चित तौर पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी कुछ दिन पहले बिलासपुर में एक ऐसी वारदात हुई थी जब एक महिला को घर में बंधक बनाकर यहाँ पर लूट की वारदात को नकाबपोशों ने अंजाम दिया था। हालांकि उसके जो आरोपी थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन अब इस घटना में एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से कल गणतंत्र दिवस भी है और इससे पहले जो चौकस व्यवस्था होनी चाहिए, और पुलिस लगातार दावा भी कर रही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन इस बीच जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, इन्होंने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें जो ज्वेलरी दुकान संचालक है उनको गोली लगी है, वो घायल हुए हैं। और निश्चित तौर पर पुलिस की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विजय जी, शुक्रिया जितेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह बदमाश बेखौफ है, और कल गणतंत्र दिवस है, पुलिस चौकस है, हर जगह जो है वो सुरक्षा के हिसाब से पुलिस के जवान खड़े रहते हैं और चेकिंग करते रहते हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह की चेकिंग चल रही है। और हर साल की तरह इस साल भी अलौकिक कीर्तन दरबार संस्था ने श्यामनगर गुरुद्वारा में कीर्तन समागम और अरदास का आयोजन किया है। कीर्तन के लिए अमृतसर दरबार साहिब से कथावाचक पिंदरपाल जी जत्थे के साथ रायपुर पहुंचे। कीर्तन के संयोजक बाली जी ने बताया कि भारत समेत पूरी दुनिया पर कोरोना का प्रकोप है, लोगों की अच्छी सेहत और समृद्धि के लिए कीर्तन का आयोजन किया गया है। अलौकिक कीर्तन दरबार के फाउंडर मेंबर गुरुचरण सिंह हुरा और विधायक कुलदीप जुनेजा ने बताया कि पिछले 29 सालों से संस्था लगातार ये आयोजन करवा रही है ताकि प्रदेश के लोगों को गुरुओं की शिक्षा और कृपा मिल सके। कथावाचक पिंदरपाल जी जत्थे ने संयोजक प्रीतपाल सिंह के यहाँ भी जाकर अरदास की, साथ ही विधायक कुलदीप जुनेजा के कार्यालय ग्लोबल चौक पहुंचकर वहां लोगों से मुलाकात की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुरबानी पहुंच सके, इसलिए कीर्तन का सीधा प्रसारण भी किया गया। रायपुर में हर साल अलौकिक कीर्तन दरबार आयोजित किया जाता है, और इस साल भी जो विशेष कीर्तन दरबार गुरुमत समागम आयोजित किया गया। रायपुर की संगत के साथ बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। इनका एक ही लक्ष्य है कि मनुष्यता और ह्यूमैनिटी की सर्विस की जाए, लेकिन जो विचारों का पोल्यूशन है ना, उसको सही करने के लिए हमें गुरु की वाणी का ही आसरा लेना चाहिए। पिछले 29 वर्ष से लगातार हमारे राजधानी में चला रहा है। मैं युवा अवस्था में था तब से ये कीर्तन दरबार चला रहा है, और हमारे सम्मानी विधायक जी, हम लोग भी 30 साल 29 साल से इस दरबार में जुड़े हैं, और सिर्फ एक ही काम, नाम सिमरन और लोगों को वाणी को लोगों के घर घर तक पहुंचाना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।